बुलेटिन में बात होगी झारखंड में इंडिया की सरकार की, महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर एनडीए में शुरू हुए घमासान की, देखेंगे यूपी उपचुनाव के नतीजों पर क्यों भरोसा नहीं कर रहा है विपक्ष, संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने रखी है क्या मांग, देखेंगे अदानी के खिलाफ अब क्यों मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे यूपी के संभल में क्यों भड़की हिंसा। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान, कहा हमें इसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन ये फैसला जनता ने दिया है। वक्फ बिल के खिलाफ ओडिशा में बीजेडी का प्रदर्शन, बीजेडी ने बिल वापस लेने की मांग, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने राजभवन के पास की नारेबाजी। पूर्व सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान, बोले राजनीति में जाने का इरादा नहीं, पद छोड़ने के बाद भी समाज हमें जज के रूप में देखता है। भारत ने पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर कसा शिकंजा, टीम इंडिया ने तीसरे दिन 6 विकेट पर 487 रन बनाकर दूसरी पार की घोषित, ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का दिया टारगेट। अब ये तो थी सुर्खियां, बात आज की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड में बड़ी जीत के बाद अब इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन को इंडिया ने विधायक दल का नेता चुन लिया है और हेमंत ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। तो कब हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण और क्या है पूरा प्लान, देखिए रिपोर्ट। झारखंड में इस बार इंडिया गठबंधन को 2/3 से भी बड़ा बहुमत मिला है। राज्य में पहली बार कोई सरकार या गठबंधन लगातार 2 चुनाव जीता है। हेमंत सोरेन पहले से भी ज्यादा मजबूती से सामने आए हैं। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिली। जेएमएम को सबसे ज्यादा 34 सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस 16 सीटें जीतने में कामयाब रही और इस जीत के बाद राज्य में सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हेमंत सोरेन को जेएमएम विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हेमंत को गठबंधन के विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद हेमंत सोरेन सहयोगी दल के नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर बहुमत का दावा पेश किया। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि 28 नवंबर को झारखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। रांची में इस दिन इंडिया गठबंधन की एकता भी दिखाई देगी। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। सीएम के साथ 1 दर्जन के करीब मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। एक तरफ झारखंड में नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ बड़ी जीत मिलने के बावजूद महाराष्ट्र एनडीए में टकराव दिखाई दे रहा है। विधायकों की घेराबंदी हो रही है। सीएम किस दल का हो, इसे लेकर सहमति नहीं बन रही है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। तो कैसे एनडीए यानी महायुति में छिड़ गया घमासान, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी ये तय है, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर पेच फंस गया है। दूसरी तरफ 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। साफ है 24 घंटे में अगर सीएम नहीं चुना गया तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इस बीच एनसीपी की तरफ से अजीत पवार और शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया और सरकार गठन को लेकर चर्चा करने के सभी अधिकार भी उन्हें सौंप दिए गए। दिल्ली में भी अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस के बीजेपी हाईकमान से चर्चा की खबरें आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि 25 नवंबर की सुबह तक महायुति की तरफ से सरकार बनाने की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं दिख रहा है। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी विधायकों को बांद्रा के ताज लैंड्स इंड्स में रुकने का आदेश दिया है। होटल में ही शिंदे गुट के विधायक दल की बैठक हुई। दरअसल इस बार महाराष्ट्र में सीएम का चयन ही सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार सीएम पद की दावेदारी कर रहे थे। संकेत यहाँ तक मिल रहे थे कि अगर सरकार में अजीत किंगमेकर की भूमिका में आए तो वो सीएम पद लेकर रहेंगे। सीएम पद नहीं दिया गया तो वह एमबीए में भी जा सकते हैं, लेकिन महायुति को जबरदस्त बहुमत मिलने के बाद अजीत पवार का दावा जरूर कमजोर पड़ा है। लेकिन एकनाथ शिंदे अड़ गए हैं। वो इस जीत को अपनी सरकार की जीत बता रहे हैं। तमाम मीडिया सर्वे रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जिसमें उन्हें राज्य का सबसे लोकप्रिय चेहरा बताया गया है। शिंदे के तेवर और विधायकों को होटल में रुकने का आदेश देकर एक तरह से उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी ने सीएम पद नहीं सौंपा तो वो बीजेपी के साथ ही खेला कर सकते हैं, जो 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ किया था। वैसे ये तय माना जा रहा है कि अगर महायुति की सरकार बनती है तो इस सरकार में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे,
लेकिन टकराव सीएम पद को लेकर बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो 288 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली है। 26 नवंबर को महाराष्ट्र की विधानसभा भंग हो सकती है क्योंकि इसका कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में जीत मिलने के बाद भी एनडीए में घमासान मचा हुआ है, तो यूपी की जीत को लेकर बीजेपी सवालों में घिरी हुई है। अखिलेश के साथ मायावती ने भी चुनावों पर सवाल उठा दिए हैं। यूपी उपचुनाव के नतीजों के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। यूपी उपचुनाव के नतीजों को लेकर मायावती ने कहा कि जो नतीजे आए हैं उसको लेकर लोगों में चर्चा है कि पहले देश में बैलेट से धांधली तो होती ही थी, अब ईवीएम से भी धांधली होने लगी। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक हमारी पार्टी देश में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि मायावती ने यह साफ किया कि वो ये फैसला सिर्फ उपचुनाव को लेकर कर रही हैं। उनकी पार्टी लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। तो वहीं अखिलेश यादव ने नतीजों पर सवाल उठाए। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि कुंदरकी में जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया या जिनके वोट किसी और ने डाल दिए, वो सब लोग अपनी व्यथा बताने के लिए लखनऊ आ रहे थे। इससे भाजपा के चुनावी घपले का भंडाफोड़ हो जाता, इसलिए बीच रास्ते में उनको सीतापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निरुद्ध किया गया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति, कोर्ट, चुनाव आयोग और देश के सभी न्यूज चैनलों से अपील की और कहा कि इस मामले का तुरंत संज्ञान लें और ये सुनिश्चित करें कि अपने वोट के अधिकार के लिए जो आवाज उठाना चाहते हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कोई अन्याय या अत्याचार न कर सके। मायावती ने उपचुनाव के बहिष्कार की बात कह दी है, तो समाजवादी पार्टी ने कोर्ट जाने की बात कही है। यानी यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अभी टकराव और बढ़ना है और अब संसद में भी टकराव के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विपक्ष की तरफ से बड़ी मांग कर दी गई है। तो क्या है विपक्ष की मांग, देखिए रिपोर्ट। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने संसद सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। विपक्ष ने भी सहयोग देने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही सरकार से सत्र में चर्चा कराए जाने वाले मुद्दे भी गिना दिए। इस सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक, मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा। वहीं उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भी विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। मणिपुर और अडानी मामले को तो विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में भी उठा दिया और कहा कि सरकार को सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी मामले पर संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बैठक के बाद कहा कि उनकी पार्टी ने सरकार से सत्र में अडानी रिश्वत कांड पर चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि सोमवार को संसद की बैठक में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया जाए। इसके साथ ही 2025 से शुरू होने वाली जनगणना पर भी चर्चा हो सकती है। विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है कि इस बार जातीय जनगणना होना चाहिए। इसके अलावा सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार पेश कर सकती है। हालांकि जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय देने की मांग कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में 26 नवंबर को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। संसद सत्र से पहले 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भी सामने आए हैं, जिसमें मुकाबला बराबरी पर छूटा है। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र में सभी की नजरें मोदी सरकार पर रहेंगी कि वो मुद्दों पर चर्चा कराएगा या फिर टकराव के रास्ते पर चलेगी। संसद में इस बार विपक्ष भारी पड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। तो बिहार में विपक्ष एनडीए से सरकार छीनेगा, इसकी भी सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने झारखंड में इंडिया की सरकार बनने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या कहा तेजस्वी ने, देखिए रिपोर्ट। झारखंड में बड़ी जीत के बाद अब आरजेडी नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को सीधे चुनौती दे दी है। तेजस्वी ने कहा कि झारखंड के बाद अब इंडिया गठबंधन बिहार में भी सरकार बनाएगा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव में इंडिया को जीत मिलेगी। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को गुमराह किया है, लेकिन बिहार में उनका वही हश्र होगा जो झारखंड में हुआ। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर बिहार की जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप भी लगाया।
पटना में हुए बिहार कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष का बयान आया। उन्होंने कहा कि झारखंड जीते हैं, बिहार भी जीतेंगे। बिहार बदलाव चाहता है। डबल इंजन की सरकार में एक भ्रष्टाचार में तो दूसरा अपराध में लिप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार के लिए किए एक भी वायदे को आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। 11 साल पीएम रह लिए, लेकिन बिहार से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। विशेष राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार अभी नहीं मिला। आज बिहार बेरोजगारी से जूझ रहा है और परेशान है। लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही। तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर के मामले को लेकर नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है। तेजस्वी ने आगे कहा, हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं, ना झुके थे और न झुकेंगे। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई के साथ बाप की पार्टी है। आरक्षण में कटौती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले मीडिया के साथ बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को गुमराह कर दिया है। हमारी पार्टी ने उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो बीजेपी के हाथों गुमराह हो गए और उनके साथ चले गए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, तो एनडीए सरकार की मुसीबत इस समय अमेरिका की कोर्ट का एक आदेश भी बनता दिख रहा है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। इसे लेकर मोदी सरकार को भारत में विपक्षी गठबंधन घेर रहा है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। $265 मिलियन की रिश्वत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गौतम अडानी पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत ऑफर करने का आरोप है। यूएस कोर्ट का इंडिक्टमेंट ऑर्डर और SEC शिकायत अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसमें भारतीय अधिकारियों की ओर से की गई जांच की मांग वाली एक नई याचिका भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विशाल तिवारी ने याचिका लगाई है। वो अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भी याचिका दायर कर चुके हैं। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया है कि अडानी पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय अधिकारियों को उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अपनी याचिका में उन्होंने सेबी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। कहा गया है कि अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच के लिए डायरेक्शन दिए थे, उसके निष्कर्षों यानी हासिल जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इससे बाजार नियामक यानी सेबी पर भरोसा कम हो गया है। वैसे सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच सवालों से घिरी हुई हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की कोर्ट में अडानी पर जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें कहा गया है कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत देने का वादा किया, ताकि राज्य बिजली वितरक पावर खरीद समझौतों यानी PPAS पर हस्ताक्षर करे। इन समझौतों से भारतीय ऊर्जा कंपनी और उसके अमेरिकी साझेदार दोनों के लिए लाभ हो सकता है। आरोपियों ने अपने कार्यों को छुपाने के लिए कोड नाम एनक्रिप्टेड संदेश का उपयोग किया। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से अडानी को लेकर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात संभल में मचे घमासान की। यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर तनाव भड़क उठा। इसके बाद हुई हिंसा में 2 लोगों की जान जाने की खबर है। अखिलेश यादव ने संभल मामले को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। यूपी के संभल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद का आज दूसरे चरण का सर्वे शुरू किया गया था। उस वक्त भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। टीम को देखते हुए लोग आक्रोशित हो गए और इस सर्वे का विरोध करने लगे। जैसे ही पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, तो सर्वे को लेकर गुस्साए लोगों और पुलिस में टकराव हो गया। इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी किया गया। संभल के एसपी की तरफ से कहा गया कि इस टकराव में 2 लोगों की जान चली गई है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई, जानबूझकर संभल में सर्वे टीम को भेजा गया। संभल की घटना सरकार ने करवाई है। ये घटना मुद्दे को भटकाने के लिए हुई है। दूसरी साइड कोई सुनने वाला नहीं है। उपचुनाव में धांधली हुई। चुनाव में एक विधायक को भी अपमानित होना पड़ा। जिनकी उंगली पर निशान नहीं है, उनके भी वोट डाले गए। ईवीएम की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। बता दें कि हिंदू पक्ष द्वारा संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद को अदालत में हरिहर मंदिर बताए जाने के बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था और इसी कड़ी में आज सर्वे किया जा रहा था।
लेकिन उससे पहले संभल में बवाल मच गया। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।